हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस का स्पेशल सीरीज का क्लास किए थे। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धावन सोडा, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स को तैयार किया जाता है। तो यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो जो यौगिक है यह यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ जो जिप्सम होता है, जिप्सम को 393 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है। तो क्या निर्माण होता है? तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, जिप्सम को गर्म करने पर कितना डिग्री पर? तो 393 केल्विन पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आया है तो इसके उपयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो भवन निर्माण में, टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में डॉक्टर करते हैं। तीसरा क्या है? सांचा बनाने में, और दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी आभासी और बड़ा। तो देखिए, पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब के जो गुण होते हैं पहले वो जान लेते हैं। तो पर्दे पे जो प्राप्त प्रतिबिंब होते हैं तो वास्तविक और बड़ा एवं वास्तविक और छोटा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक और बड़ा भी होता है और वास्तविक और छोटा भी होता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब के निम्न गुण है, चलिए ये भी जान लेते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं इनके क्या गुण हैं? तो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं और प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलने से बनता है ये। ठीक है, वास्तविक और बड़ा भी होता है, वास्तविक और छोटा भी होता है। किस पे? तो प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ए और बी दोनों। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं, आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो कितनी स्तर तक पहुंची है। ठीक है, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों जो हैं ये यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड एवं सिल्वर क्लोराइड प्रकाश संवेदी होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश ब्रोमाइड पर पड़ता है तो यह विघटित हो जाते हैं, जब ब्रोमाइड पर प्रकाश पड़ता है तो यह विघटित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे फोटोग्राफी संभव हो पाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और
देखिए सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, AgCl। ये आप लोग याद रखिएगा, इतनी बातें आप लोग को याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। और देखिए इसका उपयोग थोड़ा और जान लेते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसका उपयोग दवाइयों में, इलेक्ट्रोप्लांटिंग में, दर्पणों के पॉलिशिंग में, दर्पण जो होता है उस पॉलिशिंग में भी, मिश्र धातु के निर्माण में भी सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहा जाता है फोटोग्राफी में, अवरक्त किरणों को रोकने वाले उपकरणों में, अर्धचालकों में। और सिल्वर जो नाइट्रेट एक होता है ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसका सूत्र क्या है, AgNO3। AgNO3 जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। देखिएगा जब आप लोग वोट देने गए होंगे तो एक उंगली पे आपको इंक लगाई जाती है, स्याही लगाई जाती है, वो किसका जो इंक होता है, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वोटिंग इंक में किया जाता है, काली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट को, जो काफी दिनों तक, जब तक उस जगह की जो सेल्स है वो नहीं वहां से हटती तब तक वो नहीं मिटता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वोटिंग इंक में स्याही के रूप में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाहिक परिनालिका के लिए इनमें से कौन सी कथन सही है। ऑप्शन 1, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों में चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन बी, जो दूसरा नंबर कथन है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो देखिए धारावाहिक जो परिनालिका होती है इसका सही कथन क्या है, तो इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, तो इसके क्षेत्रीय रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं और परिनालिका में स्प्रिंग के समान बनाए गए तार परिनालिका के संचरण को कहा जाता है। तो ये एक क्षण चुंबक की भांति भी कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये दोनों कथन क्या है, सही है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन बी, एडेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी, एग्रावेटेड इम्यून डिफिशियंट सिंड्रोम। ऑप्शन डी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो एड्स का जो पूर्ण रूप होता है ये हो जाएगा आपका एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा एड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह रीटो वायरस के कारण फैलता है। कौन से वायरस के कारण फैलता है, तो यह रीटो वायरस के कारण फैलता है। रीटो वायरस, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसके कारण फैलता है, तो रीटो वायरस के कारण फैलता है। यह एकल स्टैंडर्ड वायरस के कारण होता है, ठीक है। और यह रोग से ग्रसित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। यह निम्न कारणों से फैलता है। चलिए और कौन कौन कारणों से फैलता है जान लेते हैं। तो यह यौन संबंध के कारण से फैलता है, जब आप लोग यौन संबंध बनाते हैं तो इससे फैलता है। रक्तदान में अनियमितता, यानी जो रक्तदान जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं उसमें भी ये फैलता है। तो इतनी आप लोग याद रखिएगा। और इस रोग का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, तो इलिसा, इलिसा नामक टेस्ट करके इस रोग का पता लगाया जाता है, ठीक है। इस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे द्वारा पता लगाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि एड्स का पता लगाने के लिए किसके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। तो एलिसा जो टेस्ट होता है इस टेस्ट के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि एड्स है या नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग पूरा डिटेल समझ गए होंगे एड्स के बारे में। एक भी क्वेश्चन आपसे इस बारे में अगर आया क्वेश्चन तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो ये पहला तत्व क्या है और ये अंतिम तत्व क्या है, ये पूछा है न्यूलैंड के अष्टक नियम जो दिए थे, ठीक है। तो देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो पहला तत्व है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हाइड्रोजन। और
जो अंतिम ज्ञात तत्व था वो हो जाएगा थोरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन और अंतिम जो तत्व ज्ञात है वो था थोरियम। ठीक है, चलिए थोड़ा न्यूलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात जो 56 तत्वों में को भारतीय संगीत के 8 सुर के आधार पर 8 तत्वों की श्रेणी में व्यवस्थित किया था। यानी उस समय ज्ञात तत्व कितने थी? तो उस समय ज्ञात तत्व थी 56। ये आप लोग याद रखिएगा न्यूलैंड के समय तक। ठीक है, और पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था थोरियम। ठीक है, और 8 के तत्वों की श्रेणी में व्यवस्थित किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? अष्टक नियम दिए। ठीक है, 8 के श्रेणी में रखे थे। इन्होंने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 8 श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया था। ये आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए शैवाल और लाइकेन, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ और लाइकेन, ऑप्शन सी शैवाल और प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जीवाणु और कवक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। पहले देखिए, जीवाणु और कवक जो होते हैं ये जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो जीवाणु और जो कवक होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, और जीवाणु जो मृतोपजीवी हैं, यह मृत अवशेषों से भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वर्ज्य पदार्थों को अपघटित करना ये कवकों का मुख्य लक्षण हो जाएगा। ठीक है, और यह जंतुओं और पौधों के अवशेषों को अपघटित कर देते हैं। कौन? ये जीवाणु और कवक। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि जो जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो जीवाणु और कवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। कथन 2, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कथन 3, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। बोला है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या बोला है? सत्य है। सत्य को हम लोग को बताना है। तो चलिए बताइए, इसका जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कथन सत्य क्या है? कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है, यानी पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? कि यह आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यह गलती है। ठीक है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन कथन 1 और कथन 3 ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये डी हो जाएगा। 1 और 3 ये दोनों जो है 1 नंबर और ये 3 नंबर कथन जो है ये सही है, कथन सत्य है। ठीक है, देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे गुजर जाती है। मान लीजिए ये है गोलीय दर्पण। ठीक है, और इसका जो ध्रुव जो बीच से यहाँ से एक मुख्य अक्ष से गुजरा हुआ है, तो ये क्या हो गया? पोल। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये आप लोग जान गए। यहाँ पर मध्य जो बिंदु है यहाँ पर उसे हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए औषधीय और विषों का निर्वाविशीकरण, ऑप्शन बी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, कशेरुकियों की जो यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा, ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका अर्थ होता है SER का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यह चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये विषों का निर्विषीकरण का कार्य किया जाता है, औषधियों और विषों का निर्विषीकरण, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, SER का फुल फॉर्म तो आप लोग जान गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह ट्यूबुलर रूप में होता है, इसमें राइबोसोम की कमी होती है। ठीक है, चलिए
थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो यह दो प्रकार के होता है, एक होता है RER, इसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है SER, जिसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? ऑप्शन ए कुंडली, ऑप्शन बी मृदु लौहकोर, ऑप्शन सी विभक्त वलय, ऑप्शन डी ब्रश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए विद्युत मोटर का जो विभक्त वलय होता है, विभक्त वलय कहने का अर्थ होता है, ठीक है, विभक्त वलय जो स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्प्लिट रिंग्स, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो विद्युत वलय इसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है? यह विभक्त वलय उलट देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रत्येक अर्ध घूर्णन पर विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और इस दिशा परिवर्तन के कारण कुंडली का एक ही दिशा में घूर्णन करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह भी बहुत बार पूछा गया कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? तो विद्युत मोटर। ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।